बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और आज हमारे साथ होंगे प्रोफेसर अबू बकर साहब। सर अबू बकर एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं और स्टूडेंट्स को एडमिशन लेते वक्त जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उनके बारे में रहनुमाई फरमाते हैं। मैट्रिक और एफएससी के रिज़ल्ट्स के बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं कि बच्चों को किन मज़ामीन का इंतखाब करना चाहिए। मैट्रिक के बाद कौन कौन से ऑप्शंस हैं, स्टूडेंट्स को परसेंटेज के हवाले से उनके रिज़ल्ट में कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको किन मज़ामीन का इंतखाब करना चाहिए, एफएससी करनी चाहिए या आईकॉम की तरफ जाना चाहिए। मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स के पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, आज हम ये सारी बातें मोहतरम प्रोफेसर अबू बकर साहब से जानेंगे। सर, आप हमें ये बताइएगा कि मैट्रिक करने के बाद स्टूडेंट्स को आगे एफएससी करनी चाहिए या आईकॉम की तरफ जाना चाहिए, किन स्टूडेंट्स को एफए करना चाहिए और वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको किसी डिप्लोमा प्रोग्राम के अंदर अपनी एनरोलमेंट करवानी चाहिए। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड डिप्लोमा प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड कौन से डिप्लोमा प्रोग्राम्स करने चाहिए। डॉक्टर साहब, इस तरह से है कि मैट्रिक के बाद बहुत सारी ऑप्शन आती हैं, जिसमें अगर मैं स्टेप वाइज बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छी तरह स्टूडेंट को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। इसमें देखें, सबसे पहले तो एफएससी है। एफएससी में एफएससी प्री इंजीनियरिंग आती है, एफएससी प्री मेडिकल है। उसके बाद आईसीएस है। आईसीएस में भी ऑप्शन आती है फिज़िक्स की और स्टैटिस्टिक्स की। आईकॉम है, एफए है और इसके अलावा जो है वो डिप्लोमाज आ जाते हैं, जिसमें मेडिकल डिप्लोमा भी आ जाते हैं और टेक्निकल डिप्लोमा भी आ जाते हैं। लेकिन हम जो सबसे पहले एक दो बातें मैं करना चाहूँगा कि हम जो अपनी फील्ड का एजुकेशन की सिलेक्शन करते हैं वो डिफरेंट बेसिस पे करते हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जी किस बेस पे करते हैं जी कि मेरे कज़न ये कर रहा है, मेरे चाचू की बेटा ये कर रहा है, मेरी हमसाई ने ये कह दिया ये कर लें, मेरे दोस्त अगर फ़लाँ फील्ड में जा रहा है तो मैं उसी फील्ड में चला जाऊं। तो बेसिकली हमें अपनी फ़ील्ड इस तरह से चूज़ नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी फ़ील्ड जो है वो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए, अपने एजुकेशनल कंसल्टेंट से रब्ता करके करना चाहिए। जिसमें थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहूँगा कि अगर आपके मैट्रिक में जो है वो 33% से अप टू 60% तक मार्क्स आते हैं तो फिर आपको कभी भी एफएससी की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि एफएससी करके हर बंदा डॉक्टर ही बने, हर बंदा इंजीनियर ही बने, ये ज़रूरी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है तो कायनात के अंदर जो है वो हर चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हर सेक्टर इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम मोटर बाइक की एग्ज़ाम्पल लें, गाड़ी की एग्ज़ाम्पल लें, तो उसमें माइनर से माइनर जो है वो चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो हम फ़िल्टर ले लेते हैं, प्लग को ले लेते हैं, उसके बगैर गाड़ी बाइक नहीं चलती, लेकिन इसका मतलब है कि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा डॉक्टर ही बनेगा तो हम कामयाब हो जाएंगे, हर बंदा जो है वो इंजीनियर ही बनेगा तो कामयाब हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़ को इम्पॉर्टेंट बनाया है। इसलिए जो स्टूडेंट जो है वो इतने मार्क्स ले, उनको कभी भी एफएससी की तरफ नहीं जाना चाहिए। उनको हमेशा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो है वो आईसीएस को चूज़ करना चाहिए, आईकॉम को चूज़ करना चाहिए, एफओ को चूज़ करना चाहिए। और अगर वो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है तो उन्हें जो है वो मेडिकल के डिप्लोमा कर लेने चाहिए, जिसमें फार्मेसी टेक्नीशियन है, बी फार्मेसी है, उसके अलावा डिस्पेंसर है, उसके अलावा ओटीटी डिप्लोमा है, उसके अलावा आरआईटी डिप्लोमा है। इसी तरह से जो है वो टेक्निकल डिप्लोमाज हैं, वहाँ चला जाना चाहिए। हाँ, जिनके मार्क्स जो है वो 60 to 90 या अप टू 90% आते हैं, उन्हें ज़रूर एफएससी की तरफ जाना चाहिए। और उसके बाद सिर्फ एफएससी करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। एफएससी का असल मकसद जो है वो ये है कि या तो हम डॉक्टरी की तरफ जाएं या हम इंजीनियरिंग की तरफ जाएं। तो उसके लिए फिर डेफिनेटली हमें जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अपनी फील्ड को चूज़ करने के लिए सिर्फ हमसायों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर ही नहीं चलना चाहिए, बल्कि अपने टीचर्स के साथ मशवरा करना चाहिए, जो एजुकेशनिस्ट लोग होते हैं या जो एजुकेशनिस्ट कंसल्टेंट होते हैं, उनसे मुलाकात करनी चाहिए ताकि हमें अपनी बेस्ट फील्ड का
पता चल सके। मैट्रिक करने के बाद जहाँ बहुत सारे अदारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे होते हैं, तो इन अदारों का इंतखाब भी एक मुश्किल मरहला होता है। तो सर आप हमारी यहाँ पे ये भी रहनुमाई करिएगा कि किन अदारों का इंतखाब करना चाहिए, मैट्रिक के बाद कौन से अदारों से आगे फ़र्दर स्टडीज़ करना चाहिए। देखें डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपके बहुत अच्छे हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जो कि बहुत अच्छी स्टडी कराते हैं, तो हमें अपने स्कॉलरशिप को देखते हुए जो है वो उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो है वो ज़रूर जाना चाहिए। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास आती है प्राइवेट की। तो प्राइवेट की जो सिलेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो न सिर्फ इम्पॉर्टेंट है बल्कि बहुत सोच समझ के हमें जो है वो उसकी सिलेक्शन करनी चाहिए। तो बड़े ही उसके लिए बहुत सारे फैक्टर को देखना चाहिए। नंबर 1 उनको देखना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा जो है वो रिप्यूटेबल है, जो ज़्यादा रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पे जाएं, और उसके बाद उनकी फिर ये देखें कि उनको कितने साल हो चुके हैं ताकि उनकी हिस्ट्री आपको समझ आ सके। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट फैक्टर को देखते हुए प्राइवेट को चूज़ करना चाहिए। हाँ, जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि हमें प्राइवेट को जब भी सिलेक्ट करें तो हमें अपने टीचर्स या कंसल्टेंट से जो है, जो एजुकेशनल कंसल्टेंट हो, उनसे ज़रूर रब्ता करना चाहिए। तो इन को चूज़ करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको जो है वो बेस्ट से बेस्ट जो है वो रहनुमाई करेंगे आपकी कि आपको कौन सा जो है वो चूज़ करना चाहिए इंस्टीट्यूट। सर आपने ये तो हमें बता दिया कि मैट्रिक करने के बाद किन मज़ामीन का इंतखाब करना चाहिए और स्टूडेंट्स को किन प्रोफेशंस की तरफ जाना चाहिए। आप हमारे देखने वालों को और स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये भी बताते चलिए कि स्टूडेंट्स को स्टडी किस तरह से करनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स स्टडी के मामले में परेशान रहते हैं, तो ऐसा क्या सक्सेस फार्मूला है जो कि अपनाते हुए स्टूडेंट्स कामयाब हो सकते हैं? बड़ा सिंपल फार्मूला है, और मैंने वो फार्मूला भी अपनी लाइफ में थ्रू आउट जो है वो इसको अडॉप्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक से ऑनवर्ड जो है वो पोजीशन होल्डर रहा मैं। हम फार्मूला क्या बनाते हैं कि टाइम टेबल बना लेते हैं। अब टाइम टेबल हम किस तरह से बनाते हैं जी, कि सपोज़ करें 5 बजे से ले 6 बजे तक जो है वो मैंने इंग्लिश को स्टडी करना है, 6 बजे से 7 बजे तक जो है वो मैंने फ़िज़िक्स को स्टडी करना है। तो अगर 5 बजे से 6 बजे तक कोई काम आ गया है तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट हमसे मिस हो जाएगा। तो ऐसा टाइम टेबल नहीं बना सकते, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को जो है वो अपनी स्टडी को डिवाइड कर लेना चाहिए, अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना चाहिए। कि सपोज़ अगर उसके 8 सब्जेक्ट हैं तो उसे 4-4 डिवाइड कर लेने चाहिए वीक के अंदर। मतलब वीक में 3 डेज़ जो है वो 4 स्टडी कर ले, और 3 डेज़ जो है वो नेक्स्ट 4 स्टडी कर ले। लेकिन उनको स्टडी कैसे किया जाए, तो उनको इस माइंड से स्टडी किया जाए कि मैंने ये 4 स्टडी करके ही सोना है या अपने काम बाकी कंप्लीट करने हैं। तो वो अपने काम भी कंप्लीट कर लेगा और साथ में अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर लेगा। लेकिन जो वो 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा वो उसे करके ही जो है वो सोना चाहिए। इस तरह से उसकी स्टडी जो है वो कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आती। देखें, लोग सीए करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जाते हैं, तो ये इसका हरगज़ मतलब नहीं है कि 24 घंटों में से 24 घंटे आप पढ़ते हैं तो सीए ही कर पाते हैं। नो, ऐसी बात नहीं है। या एफएससी में जो है वो इंजीनियर वही लोग स्टूडेंट बनते हैं जो 24 आवर पढ़ते हैं, या मेडिकल के, ऐसी बात नहीं है। नॉर्मल स्टूडेंट ही आगे जाते हैं। तो हमें स्टडी भी करनी चाहिए और साथ में अदर एक्टिविटीज़ को भी देखना चाहिए। लेकिन स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि जो हम सेलेक्ट करें, हमने डेली बेसिस पे 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, तो वो डेली बेसिस पे इतना ही पढ़ना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं जी हमने 2 घंटे पढ़ना है, मंडे को 2 घंटे, ट्यूसडे को 2 घंटे, हम मंडे छोड़ दिया, अब ट्यूसडे को हम 4 घंटे पढ़ लेंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर ट्यूसडे भी ऑफ हो गया तो वेडनेसडे को हम 6 घंटे पढ़ लेंगे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो डेली बेसिस पर एक टाइम फिक्स हो और उस टाइम के अंदर हमने स्टडी करनी है, तो इंशाल्लाह हर चीज़ जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को आज की इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नुमान, आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं या हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे दिया गया है। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।